रीबर्थ ऑफ कॉलेज लव एपिसोड 6। सब लड़कियों ने अपने अपने लिए लहंगा चूसे कर लिया था और एक दूसरे को भी उनका लहंगा पसंद आ रहा था। तभी उन्हें स्टाफ गर्ल जाकर कहती है कि उन सबको ट्राई करने के लिए जिससे वह उनके साइज से फिटिंग करवा सके। जिससे वह चारों लड़के ट्राई करने के लिए चली गई और जैसे ही वह ट्राई करने के लिए गई तभी यह सब लड़के जाकर वहीं पर पहुंच गया और चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगे। निहाल ने पता करवा लिया था कि यह सब यहाँ पर है और इसी जगह पर आए हैं जिस वजह से सब यहाँ पर आ गए थे। वहीं ऋषि चीरते हुए बोला, कहाँ ले आए हो तुम, मुझे तुम्हें लहंगा पहनना है। तो क्रिश उसे करते हुए बोला, हाँ तुम्हारे लिए मुझे एक लेना था, चलो ले लेते हैं। रोयेस उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे आवाज में बोला, अबे ये 13 साला है, होने वाला है, थोड़े अच्छे से तो बात कर ले। तो क्रिश उसे घर के देखा है। तभी सब लड़कियां एक एक करके बाहर आती है। वह चारों तो उन चारों लड़कियों को देखकर ही जम गई थी। वह चारों के पलके ही नहीं झपका रहे थे। पहले सिया बाहर आई जो बिल्कुल एक बुढ़िया लग रही थी, काफी प्यारी लग रही थी वह उससे लहंगे में। उसके बाद आयु आती है और उसका लहंगा बिल्कुल उसी के जैसा ही था, बिल्कुल उसे पर सूट कर रहा था। उसके आते ही ऋषि की नज़र उसे पर ही अटक गई। वही उसके बाद तारा बाहर आती है। उसने जो मिरर वर्क लहंगा पहना था जो उसे पर काफी ज्यादा जच रहा था, वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब लड़कों उन्हें देख रहे थे। तभी आखिर में निष्ठा बाहर आती है और उसे देख करता सब लड़कों की नज़र उसे पर ही थम जाती है। वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर वह नूर जो हमेशा ही कायम था, उसके नाक पर जो नोज रिंग जो उस हद से ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे, उसके हल्के लाल गाल। वह चारों लड़कियां जब सामने देखती है तो उन लड़कों को देखने लगती है। वही तारा सिया आयु जाकर उन लड़कों के मुंह बंद करती है और वह भी निष्ठा को देखने लगती है। तो उनकी भी हाल कुछ लोगों जैसी ही थी। निष्ठा सब लोगों के सामने आती है और उन्हें देखकर थोड़ी हैरान तो थी, लेकिन जब भी देखती है कि सब उसे देख रहे थे तो वह अपने आप को देखते हुए मासूमियत से अपना सर नीचे करते हुए, क्या ये लहंगा अच्छा नहीं है? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो यश उसे देखते हुए बोला, क्या बवाल लग रही हो तुम? तो क्रिश छत से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए निष्ठा को देखते हुए बोला, वह तुम काफी प्यारी लग रही हो, कहकर मुस्कुरा देता है और फिर यश को घूरने लगता है। यश शक पक जाता है। निहाल तो सबसे अलग खोए हुआ ही था। उसने पलके झपकना तो छोड़ो, सांस लेना ही भूल गया था और उसकी नज़र जब निष्ठा की गोरी कमर पर पड़ी जो उसके नेट दुपट्टे से झांक रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए उसके सांसें ही थम गई। वो लड़ खड़ा गया लेकिन वह गिर पता कि उससे पहले उसके साइड में खड़ा हुआ क्रिश उसे संभाल लेता है और सबकी नज़र उसे पर चली जाती है। निहाल जल्दी से सही से खड़ा हो जाता है। क्रिश हंसते हुए उसके कान में धीमे मास में बोला, अपने आप को संभाल भाई, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? जिसे देखकर लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। आज वह किसी लड़की को देखकर बेहोश होने के कगार पर है। उसके बाद सुनकर निहाल उसे एक नज़र घूरता है लेकिन सामने निष्ठा को देखकर फिर उसमें खोने लगता है और अपना सर झटका देता है। क्रिश आंखों से ही तारा की तारीफ कर रहा था। वही तारा अपने भाई को देखकर उसके पास आते हुए बोले, भाई आप कब वापस आए? तो ऋषि उसका सर सहलाते हुए बोला, हाँ अभी अभी आया हूं, ये तीनों मुझे खींचकर ये ले। तो आयु उन तीनों को घूरते हुए बोले, तुम तीनों को कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? तो सब निहाल को देखने लगते हैं। निहाल नज़र इधर उधर करते भी बोला, बस मुझे पता चल गया और हम भी आए हैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करने। हम तुम्हारा पीछा करने नहीं आए हैं, बस आए हैं तो तुम्हें भी बता दे, हम किसी और के जैसे नहीं है कि ना बताए चुपचाप चले आए। का कर वह एक नज़र निष्ठा को देखा है। निष्ठा भी उसे देख रही थी और वह समझ रही थी कि निहाल उसे कह रहा था। तभी स्टाफ गर्ल आती है, सब उन लोगों की फिटिंग्स करती है और किसका क्या फिटिंग करना है वह सब करवाती हैं। लड़कियां जाकर वापस कपड़े चेंज कर लेती है। लड़के उनका वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। जब बाहर आते हैं वह लड़कियां तो सब लड़के उनको देखते हुए बोले, चलो हमारी भी शॉपिंग होगी। तो सब लड़कियां अपना सर हमें हिला देती है और उनके पीछे पीछे चली जाती। सब लोग से मेन ट्रेडिशनल सेक्शन में जाते हैं और अपने लिए अच्छा अच्छा कुर्ता चूज करते हैं। जहां यश सिया को लेकर कुर्ता चूज करवाने में बिजी था, वही तारा को क्रिश अपने साथ एक साइड में लेकर उसे किस करवाने में बिजी था। वही आयु भी घूम रही थी और ऋषि भी अपने लिए घूमकर देख रहा था। उन दोनों की नजर आपस में मिल रही थी लेकिन वह दोनों ही शांत थे। दिल में खामोशी, आंखों में हजारों सवाल और जवाब लिए वह दोनों बस खामोशी में चल रहे थे। वही निहाल निष्ठा है जो सबसे पीछे आ रहे थे। नेहाल अपनी कदम धीमे करके निष्ठा के साथ चलते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिस निष्ठा उसे एकदम से देखने लगती है, निहाल उसे देखते फिर बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम यहाँ आ रही हो? तो निष्ठा अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, वह मुझे भी नहीं पता था, आयु डी में मुझ पे गुस्सा करके यहाँ पर ले आए, मैंने तो मना भी किया था। तो निहाल उसके हाथ पर अपने पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ठीक किया उसने और तुम हाथ छुड़ाना बंद करो, चलो मेरे साथ, कहकर उसे अपने साथ ले जाता है।
और बहुत सारे कपड़ों के सामने खड़ा करते हुए उसे देखते हुए बोला, तुम बताओ इनमें से कौन सा कुर्ता मैं पहनूंगा। तो निष्ठा उन सब ब्रांडेड कुर्ते को देखने लगती है और निहाल को देखते हुए बोली, मैं कैसे बताऊं। तो निष्ठा की बात सुनकर निहालो उसे घूरते हुए बोला, अपने आंखों से देखो और चूज करो और मुझे बताओ जल्दी, नहीं तो कहकर वह उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है कि निष्ठा झट से आगे जाते हुए बोली, ठीक है मैं देख रही हूं। निहाल उसकी हरकत से मुस्कुरा देता है। निष्ठा जाकर उसके लिए कपड़े चूसे करने लगती है और बहुत देखों के बाद उसने एक सिंपल नेवी ब्लू कलर का कुर्ता चूसे किया जिस पर पॉकेट के पास बहुत बारीकी से रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी और साथ ही साथ बाजू में और नीचे में भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। वह बहुत ज्यादा ब्रांडेड एक्सपेंसिव होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी और निहाल पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता। उसके साथ ही ब्राउन कलर की पेंट जो निहाल पर जचता निष्ठा को दोनों ही निहाल को दे देती है। निहाल जाकर जल्दी से उसे पहनकर आता है और निष्ठा को दिखाता है। निष्ठा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उसे देखकर। निहाल निथा को देखते हुए बोला, मुझे एक और ड्रेस ट्राई करनी है, तुम जरा उसे लेकर अंदर आओ। तो निष्ठा को भी लगता है इसकी शायद उसे ट्राई करनी होगी, जिस वजह से वह जिस ड्रेस को निहाल ने कहा उसे लेकर क्लोजेट के पास चली जाती है। वहीं अंदर निहाल अपने कपड़े चेंज कर लेता है और बाहर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो निष्ठा वो ड्रेस उसे दे देती है। तो निहाल उसके हाथ को पकड़ एकदम से अंदर खींच लेता है जिसने निष्ठा एकदम अंदर आ जाती है और उससे टकरा जाती है और अपनी आंखें बड़े बड़े करते हुए उसे ही देखने लगती है। निहाल मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। निष्ठा झट से उसे दूर खड़ी होते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, कहकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। निहाल उसे देखते हुए मुस्कुराते बोला, कुछ नहीं, मुझे बस कपड़े ट्राई करने थे और तुम्हारा हाथ तो गलती से मेरे हाथ में आ गया। अब कुछ नहीं और तुम आ ही गई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सामने ही चेंज कर लेता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो निहाल की बात सुनकर निष्ठा पीछे पलटते हुए बोली, नहीं मुझे बाहर जाना है। तो निहाल दरवाजे पर हाथ रखते हुए बोला, सच में बाहर जाना है। तो निष्ठा कुछ नहीं कहती अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसके करीब जाकर उसको कमर से थामकर अपने करीब करके उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मुझसे खुलकर कुछ कहती क्यों नहीं हो, तुम अगर कहोगी नहीं तो मैं जानूंगा कैसे तुम्हारे मन की बात। तो निष्ठा पलके झपका कर बोली, मुझे कहना नहीं आता। तो निहाल उसकी बाल को कान के पीछे करते हुए बोला, ठीक है तो अब से मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी खामोशी को समझने की, लेकिन तुम्हें इसमें मेरा साथ तो देना होगा, दोगी ना तुम मेरा साथ। कहकर वह उसके चिन को पकड़ के ऊपर कर लेती है। निष्ठा अपनी आंखें बंद किए हुए थे, वह अपने आंखें खोल लेती है और निहाल को देखने लगती है। उसे देखते हुए उसके चेहरे के करीब आने लगता है कि निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। निष्ठा भी उसके पीठ पर हाथ रख लेती है जिससे निहाल के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह उसे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है कि निष्ठा के मुंह से आह निकल जाती है। तो निहाल उसे दूर करता हुआ बोला, सॉरी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, तुम्हें दर्द हो रहा है कमर पर। तो निष्ठा अपने सर नीचे करते हुए बोली, हल्का दर्द है। तो निहाल उसे देखते फिर बोला, ठीक है तुम बाहर इंतजार करो। तो निष्ठा उसे ड्रेस देते हुए बोली, ये नहीं पहनना आपको। तो निहाल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ये तो बस तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए कहा था मैंने और तुमने जो चूज किया है वह वही ही पहन लूंगा, आखिर तुमने बहुत प्यार से मेरे लिए वह चूज किया था। तो निष्ठा एक नजर उसे देखते हैं और बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान, दिल में धड़कन का शोर, मन में हजारे गीत एक साथ गुनगुनाने की आवाज में आ रही थी। सब लड़कों ने अपने लिए कपड़े चूसे किए थे और ऐसे ही सब लड़कियां भी अपने की जरूरत के सामान को चूज कर लेती है, लेकिन लड़कियों की शॉपिंग में काफी टाइम लग गया था जिसे लड़का का मुंह देखने लायक था। सब लोग बाहर ही डिनर करके हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं और फिर रात में रेस्ट करने लगते हैं। 2 दिन बाद उन लोगों को निकालना था। क्रिश के भाई के सगाई के लिए क्रिस भी सबके साथ ही जाने वाला था। ऐसे ही अगले 2 दिन भी निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में सब कुछ नॉर्मल था। निहाल निष्ठा आपस में बहुत कम बातें कर रहे थे और निहाल उसके खामोशी का समझने की कोशिश कर रहा था, पर निष्ठा भी उसका साथ दे रही थी। वही तारा और क्रिश अपने सीक्रेट रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे। आयु और ऋषि की खामोशी अभी भी बरकरार थी। वही यश और सिया की दोस्ती भी खट्टी मीठी लड़ाई के बीच चल रही थी। आज शनिवार होने की वजह से हाफ डे था और सब लोगों को निकालना था क्रिश के घर के लिए, जो था जयपुर। सब लोग अपना काम खत्म करके जल्दी मेट्रो से जयपुर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग मेट्रो से जाने वाले थे क्योंकि करीब 5 घंटे का सफर था और रास्ते में मेट्रो से उतरकर वह सब कर में चले जाते हैं। क्रिश के घर वालों ने पहले ही उन लोगों के लिए कार भिजवा दिए थे। वहां पर पहुंचने शाम के 7:30 गए थे। जैसे ही उनके कार गेट के अंदर इंटर करती है तो सब लोग आसपास देखते हैं। सब जगह काफी खूबसूरत था और चारों तरफ गार्डन था और सामने एक बहुत खूबसूरत सा बंगला जिसे देखकर सब लोग देखते रह जाते हैं क्योंकि वह काफी खूबसूरत था।
वहीं कर रुकते ही सब लोग उतर जाते हैं, सब लोग कार से उतर जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। बस सब लोग अंदर चले जाते हैं। घर को बहुत सुंदर से सजाया गया था। क्रिश जाकर सबसे आगे अपने दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और बेल बजाता है। दरवाजा खोलने के लिए एक नौकर आते हैं। वह जैसे ही क्रिश को देखते हैं तो मुस्कुराते हुए उसे देखते फिर बोले, अरे क्रिश बाबा आप आ गए। तो क्रिश उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। फिर फोन नौकर जाकर सबको बुलाने लगता है। वही सब लोग आ गए थे। क्रिश की माँ जब जाकर क्रिश को देखते हैं तो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। रानी जी जो क्रिश की माँ है वह क्रिश देखते हैं, फिर आसपास देखते हुए बोली, अरे मेरा प्यारा बेटा कहाँ है। ये कहते ही सब लोग क्रिश को देखने लगे, लेकिन क्रिश को पता था कि उसकी माँ उसकी बात नहीं कर रही है। तभी पीछे से निहाल की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। तो सब लोग साइड हो जाते हैं। निहाल कर क्रिश के माँ के पैर छूता है और उनके गले लग जाता है। रानी जी मुस्कुराते हुए उसका सर को चूमते हुए बोली, मेरा राजा बेटा कैसा है। तू तो दुबला हो गया है, कितना अच्छे से ध्यान नहीं रखना तू अपनी। फिर क्रिश को एक नज़र घूरते हुए, ये क्या करता है, सिर्फ कॉलेज में मस्ती करने गया है क्या, पढ़ाई बढ़ाई करता है या सिर्फ घूमता रहता है। तो क्रिश मुंह बनाते हुए अपने माँ के पास आकर उनके पर छूते हुए बोला, माँ आप सबसे ज्यादा शायद इससे प्यार करती है, मुझे तो लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। कहकर मुंह बना लेता है। तो क्रिश रानी दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। तभी फिर रानी जी की नज़र सब पर जाती है। वह सबको पहचानती थी, सिर्फ तारा, ऋषि, सिया और निष्ठा को छोड़कर वह इन चारों को देखने लगती है। उनकी नज़र तो निष्ठा के चेहरे पर रुक ही जाती है। सिर्फ उसकी नहीं, घर में जो भी सदस्य थे सबके नज़र निष्ठा पर रखी गई। वह चारों लड़कियों दिखने में तो एक से बढ़कर एक थी, लेकिन निष्ठा के सादगी की मासूमियत, इसके चेहरे की रौनक उसे सबसे अलग बना रही थी। और सब लोगों को इसे देखने से निष्ठा को थोड़ा अजीब लग रहा था। वही सब लोग भी अंदर आ जाते हैं और रानी जी के एक एक करके पैर छूते हैं। रानी जी तारा को भी नोटिस करती है क्योंकि वह थोड़ी अलग बिहेव कर रही थी, बहुत डरी हुई लग रही। रानी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। तो तारा एक नज़र क्रिश को देखते हैं, फिर अपना सर नीचे करते हुए बोले, नहीं मैं ठीक हूँ कहकर साइड हो जाती है। फिर निष्ठा कर उनके पैर छूती है तो वह निष्ठा के सर का सहलाने लगती है। वह उसके चेहरे को थामते हुए बोली, तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल गुड़िया की तरह। तो निष्ठा हल्की सी मुस्कुरा देती है और निहाल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। निहाल रानी जी को देखते हुए बोला, अरे मासी आपने बताया नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या खाना बनाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो तभी पीछे से आवाज आई, बरखुरदार हमसे भी तो मिल लीजिए, सिर्फ अपनी मासी से ही मिलेंगे। तो वह पीछे पलटते हैं तो सब परिवार वहां पर खड़े थे। वहां पर प्रदीप जी खड़े थे और उनके बड़े भाई दीपक जी, उनके बगल में उनकी पत्नी दीप्ति जी और उनके बड़े बेटे जिनकी सगाई होने वाली थी सुमित। निहाल जाकर उन सबके पर छोटा है और उसके पीछे पीछे क्रिश और बाकी सब जाकर उन सबके पैरों का आशीर्वाद लेते हैं। घर में इतने सारे बच्चों को देखकर वह सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। दीपक जी मुस्कुराते पर बोले, अभी लगा कि कुछ शादी का माहौल है, नहीं तो बिल्कुल सोना पड़ गया था मेरा घर। फिर वह क्रिश का निहाल के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, इन दोनों बच्चों अपने साथ इतने सारे बच्चों को लाकर दिल खुश कर दिया। कहकर सबको एक नज़र देखने हैं, सब भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं। दीप्ति जी सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बेट चाहिए, सब काफी थक गए होंगे आकर। कहकर पर सब लोगों को बैठने के लिए कहती है, सब बैठ जाते हैं। वह नौकरों से कहकर सबके लिए पानी और जूस मंगवाती है और सब लोगों को देती है। सब लोग मुस्कुराते हुए पानी पी लेते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। और तभी दीपक जी प्रदीप जी को देखते फिर बोले, अरे प्रदीप तुम तो सबसे मिल चुके हो, तो बताओ कौन कौन है इन सब, उनके नाम बताओ मुझे तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वह मुस्कुराते हुए सबको देखने लगे, फिर बोले, अरे भाई आप तो निहाल यशायु को पहचानते हैं। तो वह मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ इन्हें कैसे मैं पहचानो, इनकी शरारतें भूलने लायक है क्या। वह सब मुस्कुरा देते हैं। फिर वह आगे बोले, ऋषि की तरफ इशारा करते हुए, यह इन सबके एक और दोस्त से। फिर तारा की तरफ इशारा करते हुए, ये ऋषि के बहन तारा और इन सब की दोस्त। फिर सिया क्यों दिखाते हुए ये कहकर वह रुक जाते हैं क्योंकि वह सिया से नहीं मिली थी। तो क्रिश अपने पापा को देखते फिर बोले, पापा ये सिया है, हमारे दोस्त है, आप इसे नहीं मिले जिस वजह से आप इन्हें नहीं जानते। तो सिया भी मुस्कुराकर उन्हें देखते हैं तो वह बोले, हाँ हाँ मैं इस बच्चे से नहीं मिला था। फिर वह निष्ठा को देखते हुए बोले, यह है, ये काफी ज्यादा समझदार है, पता है इसमें दिल्ली में टॉप किया था और रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, बहुत टैलेंटेड है बच्ची। कहकर मुस्कुरा देते हैं। वही सब लोग निष्ठा को देखते हैं, उसकी मासूमियत, सबकी उसका भोलापन जो सबको उसकी तरफ आकर्षण कर रहा था और साथ ही साथ उसकी इतनी तारीफ सुनकर भी सब लोग मुस्कुराने लगे। निष्ठा को तो इतने सारे लोगों से बात करने में भी डर लग रहा था, वह अपना सर नीचे की यही चुपचाप बैठी हुई थी।
वह लोग और बात करते कि तभी पीछे से कड़क आवाज आए, इतनी रात में यहाँ पर क्या हो रहा है, खाना खाने का समय नहीं हुआ क्या अब तक। तो सब लोगों को जो बैठे हुए थे एकदम से खड़े हो जाते हैं। वहीं दीप्ति जी और रानी जी अपना सर पर पल्लू कर लेते हैं। बुजुर्ग औरत चलकर आती है, यह है दीपक जी और प्रदीप जी के मन जो पुराने ख्यालात की है और उनकी सोच भी वही धकियानुशी है। तो वो यहाँ पर आती है, उनके आते ही निष्ठा, आयु और बाकी सब लड़कियां और लड़के भी खड़े हो जाते हैं। वही आकर सब लोगों को एक नज़र घूरते हैं कि तभी सुमित उनके पास जाकर उन्हें पकड़ते हुए बोला, दादी आप नीचे क्यों आए, हम आपका खाना भिजवा देते। तो वह अपने पोते को एक नज़र देखते हुए बोले, कल तुम्हारी सगाई है, बहुत से काम होंगे, मुझे सब कुछ देखना होगा, तुम तो अपनी पसंद से लकड़ी चुनकर ले आए, आगे तो सब कुछ हमें ही करना होगा। उनके बात सुनकर सुमित कुछ नहीं कहता। तो वह सब लोगों को देखते हैं, हम सब लड़कों को घूरते हैं जिन लोगों ने फटे हुए जीन्स पहने थे। वह उन लड़कों को घूरते हुए बोली, ये कैसे कपड़े पहने हैं। फिर कृष को देखते हुए बोले, तुम भी इन लोगों के साथ रहते रहते ये कैसे फटे कपड़े पहन कर आ गए, तुम्हारा बाप तुम्हें पैसा नहीं देता क्या। कहकर वह एक नज़र अपने बेटे को घूरते हैं। प्रदीप जी क्या कहें, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वहीं पर दादी जी सब लड़कियों को घूरते हैं और उनके कपड़ों को देखकर तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। वह उन सब लड़कियों को घूरते हुए बोली, ऐसे कैसे कपड़े पहने हैं तुम लोगों ने, तुम्हारे घर में अगर कपड़े कम पड़ गए थे तो मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें पर कपड़े भिजवा देता। उनकी बात सुनकर आयु उन्हें एक नज़र घूरती है, क्योंकि आयु को पता था कि वह कैसी है और आयु के मुंह पर जवाब देने से ही वह बहुत ज्यादा चढ़ती थी, फिर भी कम नहीं थी। वह उन्हें देखते थे, बोली, दादी यह स्टाइल है, अगर आपको चाहिए मैं आपके लिए पूरा शोरूम बुक करवा सकती हूँ, मेरे मामा का बहुत सारा शोरूम है। तो दादी उसे घूरते हुए बोली, तुम तो अपना मुंह बंद ही करो, पता नहीं कौन तुमसे शादी करेगा, ऐसी लड़की जिसमें लड़कियों जैसे कोई भी गुण नहीं है, हर वक्त घायमती रहती है लड़कों के संग, और आज इतनी लड़कियों का साथ आए हो। तो कहकर वह सबको देखने लगी। उनकी नज़र तारा पर जाती है, सिया पर जाती है और उसके बाद निष्ठा पर भी जाती है। निष्ठा ने तो सिंपल ड्रेस पहनी थी, लेकिन फिर भी वह उन सब के साथ थी, जिस वजह से दादी को भी वह वैसे ही लगी। फिर वह उन्हें देखते फिर बोली, ये लोग कौन है। तो कृष अपनी दादी के पैर छूते हैं और सबको इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, यह मेरी दोस्त, कहकर सबके नाम कहता है। तो दादी जी उससे देखते हुए बोली, हाँ लेकिन इन लोगों का जात पात भी तुम्हें पता है, ऐसे ही किसी को घर में ले आते हो। उनकी यह बात सुनकर सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। पर दादी जी अपने झाड़ी के साथ एक एक करके सबके पास जाती है और उनके जात के बारे में पूछते हैं। तारा और सिया दोनों ही डरी हुई थी, जिस वजह से वह चुपचाप बता देती है और उन्हें पता था कि ऋषि तारा का भाई है, जी वजह से वह उसे नहीं पूछती। वह आखिर में निष्ठा के पास जाती भी बोली, तुमने तो काफी ठीक ठाक कपड़े पहने हैं और दिखने में तो काफी सुंदर हो, बताओ तुम किस खानदान से आती हो। तो उनकी यह बात सुनकर निष्ठा क्या कहे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे पता था कि कोई जवाब कभी नहीं दे पाएगी। वह अपना सर नीचे कर लेती है। कृष के परिवार में प्रदीप जी को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था कि निष्ठा अनाथ है। प्रदीप जी अपनी मां को रोकते हुए बोले, मन आप बहुत क्वेश्चन कर ली, चलो आराम करो। तो वह अपने बेटे को घूरते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो। कहकर वह फिर से निष्ठा को देखने लगती है। तो निष्ठा अपना से नीचे किए हुए ही बोली, हम अनाथ है। तो दादी जी उनकी बात सुनकर 2 कदम पीछे हट जाती है और तेज आवाज में इसमें बोली, क्या तुम एक अनाथ लड़की हो। फिर वह अपने दोनों बेटे को घूरते हुए बोली, तुम लोगों ने कैसे एक अनाथ लड़की को घर के अंदर आने दिया, ना ही इसका जात का पता है, नहीं खानदान का, इसे कैसे। तो उनके बात को बीच में रुकती थी। कृष बोला, दादी ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो मेरी बहन है और वह इस घर में आ सकती है। तो दादी जी एक नज़र उसे घूरते हुए बोली, किस दिन शहर में क्या रह लिए, गांव के तौर तरीके ही भूल गए। वही उनकी तेज आवाज से तो निष्ठा डर से कम रही थी, उसे बहुत डर लग रहा है। तो उनकी आवाज वहां से उनके बातें जो उसे काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी, उसकी आंखों में नमी उतर आई। वही आयु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि निष्ठा को कोई भी कुछ कहे। वही निहाल का हाल तो इन सबसे ज्यादा खराब था, वह दादी को घूरे ही जा रहा था कि जैसे ही अभी उनका सर फोड़ देगा। निहाल निष्ठा के चेहरे को देखे जा रहा था। वही दादी जी के गुस्से को देखकर प्रदीप जी, दीपक जी उन्हें समझते हैं। दादी जी उनके बात से और कृष के समझाने से शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी वह निष्ठा को देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर रह सकती हो जब तक सगाई नहीं हो जाती, लेकिन तुम किचन और मंदिर में नहीं जाओगी। हम ऐसी लड़की को इतने शुद्ध जगह पर नहीं जाने दे सकती जिनके खानदान का पता नहीं है। कहकर वह वहां से उठकर चली जाती हैं। वही दादी जी के जाने के बाद रानी जी, दीप्ति जी दोनों ही निष्ठा को समझती हैं, क्यों वह ऐसे ही है और वह सब लोगों से ऐसे ही बात करती है। उनकी बात का बुरा ना माने निष्ठा, बस उन्हें देखकर अपना सर हमें हिला देती है। उसने अपनी आंखों के नामी को छुपा लिया था, लेकिन उसकी तकलीफ सब जान पा रहे थे।
वही तभी दीप्ति जी के कहने पर नौकर सब उन लोगों को सामान को भी गाड़ी से ले आए थे और उनके लिए कमरा भी साफ करवा दिए गए थे। ऊपर के सेकंड फ्लोर पर जहां क्रिश का कमरा था उसमें क्रिश और निहाल रहने वाले थे, दूसरे कमरे में यश और ऋषि, और वहां पर और 2 कमरे थे जहां पर निष्ठा और तारा रखने वाले थे और दूसरे कमरे पर आयु और सिया रोकने वाली थे। उन लोगों के सामान पहले ही वहां पर पहुंच गए थे जिस वजह से वह सभी वही रूम में रुक जाते हैं। तारा और निष्ठा जैसे ही कमरे के अंदर आती है, तारा झट से दरवाजा बंद करते हुए गहरी सांस लेती भी बोली है, भगवान, क्रिश की दादी कैसी है? ऐसी भी दादी होती है? मेरी दादी तो कितनी क्यूट थी, मुझे तो अभी डर लग रहा है। निष्ठा जाकर चुपचाप गुमसुम बेड पर बैठ जाती है। तारा जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, तुम सैड क्यों होती हो? पता है तुम हंसती हुई काफी क्यूट लगती हो और बहुत ज्यादा प्यारी भी। तुम्हारी मुस्कुराहट पर तो हर कोई दिल हार जाए, इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, इस पर इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती। फिर वो धीरे से उसके कान में मुस्कुराते हुए बोला, और निहाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम सैड हो गई तो। निष्ठा उसके बात सुनकर उसे एक नज़र देखी तो तारा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैंने तो पहले दिन ही देख लिया था फ्रेशर्स पार्टी में जैसे वह तुम्हारे केयर करता था, और अब तक देख ही रही हूँ तुम तो स्लो स्लो चल रहे हो, लेकिन काफी अच्छे तुम्हारी जोड़ी। वो ये कह ही रही थी कि दरवाजे पर नोक होता है तो वो जाकर दरवाजा खोलते ही के सामने निहाल था। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, निहाल तुम यहाँ पर और निष्ठा से बात करनी है? तो निहाल अपना सर हाँ महिला देता है तो वह देखी है कि निहाल थोड़ा सीरियस है तो वो चुपचाप अपने कपड़े लेकर बोली, मैं बाथरूम जा रही हूँ कहकर वह वॉशरूम में चली जाती है। वही उसके जाने के बाद निकाल दरवाजा बंद कर देता है और निष्ठा के पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तुम शांत हो? तो निष्ठा कुछ नहीं बोलते निहाल उसके सर को सहलाते हुए उसे देखते हुए बोला, दादी के बाद का बुरा लगा? तो निष्ठा सर नीचे किए हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। निहाल उसके सर को ऊपर उठाकर उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, किसी की बात को मत सुनो, तुम्हें किसी से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम स्ट्रांग हो और किसी के कहने से तुम कमजोर नहीं हो सकती। तो निष्ठा धीमे आवाज में बोली, पर उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तो निहाल उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शशि एकदम शांत, कुछ मत सोचो। फिर उसे देखते फिर बोला, पता है कल माँ पापा आ रहे हैं, तुम उनसे मिलना चाहोगी? तो निष्ठा एक नज़र उसे देखते हैं तो निहाल एक साइड होते हुए उसे देखते हुए बोला, मुझे तो लगता है तो ममा को काफी पसंद आओगी, पता है ममा काफी स्ट्रिक्ट है लेकिन प्यारी भी है। तो निहाल ऐसे ही कुछ उलझुल बातें करता रहा जिससे भी निष्ठा का मूड ठीक कर सके और निष्ठा भी कुछ देर में थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। निहाल कुछ और कहता कि तभी तारा बाहर आती है और उन दोनों को देखते हैं। फिर बाहर जाते हुए बोली, मैं क्रिश के कमरे में जा रही हूँ, आप अपना कंटिन्यू कीजिए कर चली जाती है। उसके जाने के बाद निहाल निष्ठा को देखते हुए बोला, मैं जाऊँ? निष्ठा कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठ जाती है। निहाल जैसे उठने लगा तो निष्ठा उसके हाथ को पकड़ लेती है तो निहाल से देखते हुए उसके पास बैठे हुए बोला, क्या सच में तुम मुझे अपने पास बैठा रही हो? तो निष्ठा कुछ नहीं कहती, बस उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। निहाल उसके गाल को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? निष्ठा अपने आंख बंद करती है, उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। निहाल उसके आंसू को पूछते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके दोनों चेहरे को थामते हुए बोला, रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर उसके कान में धीरे से बोला, अगर तुम कहो तो मैं दादी के सर को फोड़ दूं या उनके खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिला दूं, जो कहो कि मैं वही करूंगा, नहीं तो आयु को बता दूं और आयु उनकी जो हालत करे कि वह हो तुम तो सोच भी नहीं सकती। तो उसकी बात सुनकर निष्ठा उसे देखते हैं, उसे देखकर उसके हंसी निकल जाती है। अपने हंसी को रोकते फिर बोली, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो निहाल उसके चेहरे को थामते हुए बोला, हाँ तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही हंसी मुझे पसंद है, कहकर उसके चेहरे की ओर देखने लगा और उसके चेहरे के और भी बढ़ने लगा, जिससे निष्ठा के सांसें एकदम से तेज हो जाती है। निहाल उसके चेहरे के पास जाकर उसके गाल में एक किस कर देता है और उससे दूर हो जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है, जो एक पल में ही निष्ठा का गाल लाल हो गया था। वह उसके गाल को रब करते हुए बोला, तुम कितनी जल्दी शर्मा जाती हो, देखो तो तुम्हारे गाल को टमाटर जैसे हो गए हैं। फिर उसके हाथों को थामकर थोड़ी शरारती लेजर में बोला, अगर गाल में किस करने से तुम्हारा ये रिएक्शन होता तो होठों पर तो। उसकी बात सुनकर निष्ठा उसे हाथ छुड़ाकर उठने की कोशिश करती है तो निहाल उसे जाने देता है। निष्ठा कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं निहाल सीटी मारते हुए बाहर आ जाता है, उसकी धड़कन भी तेज थी। वो बाहर आते हुए गहरी सांस लेते हुए अपने दिल पर हाथ रख लेता है और अपने आप से ही बोला, भगवान उसके सामने तो बड़ा हीरो बन जाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ अकेले में, सोचने से भी कहकर अपना सर झटकते लगता है।
फिर अपने आप से ही बोला जो कुछ भी हो। निष्ठा के चेहरे पर मुस्कान तो वापस आ गई। मैं उसे कभी उदास होते भी नहीं देख सकता, पता नहीं क्या है, बस वह मेरी सांसों में, रूह में बस चुकी है, कहकर मुस्कुराते हुए वह जाकर क्रिश के दरवाजे को एकदम से खोल देता है और सामने का सीन देखकर सीटी मरने लगता है। सामने क्रिश और तारा एक दूसरे को चुम्मे जा रहा है, जिसे देखकर निहाल दरवाजे से टिकर खड़े होते पर बोला वह क्या इंटरेस्टिंग सीन है। निहाल की आवाज से वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तारा तो शर्म से पीछे पलट जाती। क्रिश निहाल को घूरते हुए बोला तेरी टाइमिंग इतनी खराब कब से हो गई? तो निहाल मुस्कुराते हुए बोला वह तुझ में तो बहुत ज्यादा गट्स है, अपने घर में दरवाजे को बिना लॉक लगाए तो किस किए जा रहा है? अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो क्या होता? अगर दादी आ जाती तो? उसकी बात सुनकर तारा पीछे पलटते हुए बोली क्या दादी कहाँ है? दादी तो क्रिश और निहाल उसका रिएक्शन को देखकर एकदम से हंस पड़ते हैं। तो निहाल अंदर जाते हुए बोला नहीं है, लेकिन अगर आ जाती और तुम दोनों की रासलीला देख लेती तो क्या होता? तो तारा अपने दिल पर हाथ रखते बोली मत डराओ भाई, मैं तो मर जाऊंगी अगर दादी यहाँ आ गई। कितनी रूड है, उन्होंने कितने बुरी तरीके से निष्ठा से बात की, वो कितनी उदास हो गई थी। तो उसकी बात सुनकर क्रिश भी सर हमें लेते हुए बोला हाँ दादी ने बिल्कुल भी सही नहीं, उन्हें निशिता से इस बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वह तो है ही ऐसी। तो तारा निहाल को देखते हुए बोले क्या तुमने निष्ठा से बात की? वह ठीक है? तो निहाल उसे देखते हुए बोला हम ठीक है। तो क्रिश मुस्कुराते हुए बोला हाँ इसने तो उसका मूड ठीक कर दिया होगा, मुझे तो लगता है ये उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया है। तो तारा क्रिश को एक नज़र घूरते हुए बोली अच्छा है, आखिर निहाल निष्ठा को खुश तो कर देते हैं। तो क्रिश तारा को घूरते हुए बोला क्या मैं तुम्हें खुश नहीं करता? तो तारा वहां से जाते हुए बोली किसे पता? उसे जाते हुए देखकर क्रिश अपने आप से ही बोला किसे पता, मतलब मैं इसे खुश करने के लिए क्या करूं? तो निहाल उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर क्रिश उसे धक्का देते हुए बोला अपने आइडिया अपने पास रखा, इतने गंदे ख्याल तो मुझे भी कभी नहीं आए, तेरा कितना गंदा दिमाग है। तो निहाल बेड पर लेटे हुए बोला मेरा दिमाग गंदा नहीं है, तू उसे नेगेटिव सोच रहा है, इसमें तेरी प्रॉब्लम है, मैं तो बस। क्रिश उसे रोकते हुई बोला हाँ तू तेरा बस वहीं पर रोक दे और चल फ्रेश होकर नीचे जल्दी से डिनर करने, नहीं तो दादी का प्रवचन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग कुछ देर में फ्रेश हो जाते हैं और नाइट ड्रेस पहनकर नीचे आ जाते हैं। दादी को समझा बूझकर सुमित ने कमरे में ही खिला दिया था खाना और वह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुमित सबको देखते हुए बोला दादी ने सब चीजों में प्रॉब्लम कर दी है, अगर कल प्रीति के घर वालों के सामने उन्होंने फिर कुछ प्रॉब्लम कर दिया तो मेरी तो शादी ही टूट जाएगी, कहकर वह अपने गाल पर हाथ रख देता है। निहाल उसे गुलाब जामुन खिलाते हुए बोला भाई शादी का लड्डू है, खा लीजिए, दादी को हम सब संभाल लेंगे। दीपक जी अपने बेटे को देखते हुए बोले तुम फिक्र मत करो, हम दादी को कुछ समय के लिए ही सगाई के वक्त लेंगे, नहीं तो उनकी तबीयत की वजह से उन्हें भी ज्यादा चलना फिरने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। तो वह भी अपना सर हाँ में हिला देता है। दीप्ति और रानी जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर सब बच्चों को देखते हुए बोली सब लोग बैठकर चुपचाप नाश्ता करो और पेट भरकर खाना, हॉस्टल में क्या खाते हो तुम लोग, देखो कितने दुबले हो, तुम में से कोई एक भी ढंग का मोटा नहीं है। यस अपने आप को दिखाते हुए बोल आंटी मैं तो सबसे दुबला हूँ, मुझे तो ये लोग खाना ही नहीं देते। तो सब लोग यश को ऐसे दिखते हैं कि मारकर उसे मुर्गा ही बना दे, क्योंकि सबसे ज्यादा खाना वही खाता है। तो सिया उसके पेट को इशारा करते हुए रानी जी को देखते हुए बोली हाँ आंटी देखिए ना, इसके पेट को जैसे है ही नहीं, एक नज़र उसके पेट को देखते हैं जो फूल गया है। सब लोग इसे देखकर हंसने लगते हैं। सब लोग खाकर फ्रेश हो जाते हैं। निष्ठा के मूड भी काफी ठीक हो गया था सबके साथ रहने से, और घर का माहौल जो उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। वह हमेशा ही अकेली थी और इतना भरा पुरखुशी परिवार और अपने साथ इतने अच्छे दोस्त सब पाकर वह काफी ज्यादा खुश थी। आज खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ कुछ सो भी जाते हैं। वहीं निष्ठा को नींद नहीं आ रही थी और वही तारा को क्रिश से बात करनी थी। क्रिश उसे मैसेज करके बताता है कि छत पर मिलते हैं ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाए और वो अकेली ना आए, क्योंकि अगर कोई उसे अकेले देख लेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो तारा एक नज़र निष्ठा को देखते हैं जो बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। वह उसके हाथ को खींचते हुए बोली तो मेरे साथ ऊपर चलेगी? तो निष्ठा उसे नासमझी से देखने लगी। तारा उसे देखते हुए बोले अरे मुझे ना बात करनी है क्रिश से, और तुम्हें तो पता है भाई के होते हुए मैं उससे बात नहीं कर पाती और यहाँ पर तो शायद बात ही नहीं कर पाऊंगी, और अभी थोड़ा मौका है तो मुझे जाना है। और क्रिश ने कहा है कि अकेली मत आना, तो अगर अकेली रात में किसी में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो निष्ठा बोली ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वह बोली ठीक है चल, तो एक सवाल ले ले, ऊपर शायद हल्की ठंड है। तो उसकी बात सुनकर निष्ठा सोवल ले और तारा भी एक स्टॉल ले लेती है और ऊपर की और वह दोनों चले जाते हैं।
वही आयु और सिया जल्दी सो गई थी क्योंकि आयु के होने से सिया को हल्का डर लग रहा था क्योंकि उसे आयु से डर लगता है और वह कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती जिससे आयु उससे गुस्सा कर, जिस वजह से वह जल्दी सो जाती है और आयु भी थके होने की वजह से जल्दी सो जाती है। वही यश तो इतना ज्यादा खाना खा लिया था कि बेड पर लेते ही सो जाता है। वही ऋषि अपना कुछ काम करने लगता है। सही निहाल की आंखों में नींद नहीं थी, उसे निष्ठा की याद आ रही थी और निष्ठा की आंखों में आंसू जैसे याद आती है उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वही कृष्ण निहाल को अपने साथ ऊपर आने के लिए कहता है। निहाल तो पहले मना कर देता है लेकिन जैसे सुनता है कि तारा निष्ठा को लेकर आ रही है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह भी ऊपर जाने के लिए मान जाता है। सही तारा और निष्ठा ऊपर जाकर उनका इंतजार कर रहे थे कि तभी कृष और निहाल पहुंच जाते हैं। कृष तो जाकर सीधे तारा को गले लगा लेता है और उनके प्राइवेसी देते हुए निहाल और निष्ठा साइड में आ जाते हैं जहां पर बड़ा सा सोफा और सामने टेबल पड़े थे। वह दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। निहाल निष्ठा को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है? तो निष्ठा नहीं। तारा ने कहा इसे लेकर आने के लिए क्योंकि शायद ठंड हो सकती है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, आओ मेरे पास बैठो। तो निष्ठा उससे थोड़ी दूर बैठी थी, उसे देखने लगती है, फिर उसे थोड़े करीब बैठ जाती है। तो निहाल उसके कमर को थाम कर अपने करीब करके बैठाते हुए बोला, ऐसे बैठो मेरे पास। तो निष्ठा एकदम से शहर जाती है और अपने आगे बंद कर लेती है। उसकी बॉडी सेवा कर रही थी जो निहाल महसूस कर पा रहा था। वह उसे देखते हुए धीमे आवाज में बोला, तुम ऐसे काम क्यों रही हो? मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या मुझसे? निष्ठा उसे कुछ नहीं कहती और अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसे देखते फिर बोला, देखो तुमने ही कहा है कि मैं तुम्हारी खामोशियों को समझो और समझ भी रहा हूं। अगर तुम मुझसे अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो मैं तुमसे डिस्टेंस बना लूंगा। मुझे तुम्हारी कंफर्टनेस चाहिए। अगर तुम मेरे पास होने से कंफर्टेबल हो तो निष्ठा उसके बाद सुनकर उसे देखने लगती है। निहाल की आंखों में उसे सच्चाई देखी है और उसके लिए फिक्र और प्रवाह उसकी आंखों में देखने लगती है। निहाल भी उससे ही देख रहा था। निष्ठा को तभी महसूस होता है कि निहाल धीरे धीरे अपना हाथ हटा रहा है तो निष्ठा छत से उसके चेहरा जो उसकी तरफ था वह उसके गाल पर किस कर देती है, जिससे निहाल का हाथ एकदम से रुक जाता है और उसकी सांस से आसपास की सारी जगह उसे तो सारा जहां थमा हुआ महुआ महसूस होता है वह एक पल के लिए जम ही जाता है। उसे एक पल के लिए सब कुछ महसूस होना बंद हो गया था। वह अपने दूसरे हाथों से धीरे धीरे अपना गाल पर हाथ रख लेता है और निष्ठा का चेहरे को देखा है जो अपना सर नीचे किए हुए थे और उसके गाल पर लाली देखने लायक थी, जिसे देख के निहाल के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसे शायद इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। वह झट से निष्ठा को कमर को थाम कर उसे अपने सीने से लगा लेता और अपने आंखें बंद कर लेता है। निष्ठा भी उसके सीने में सुकून महसूस कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही वह दोनों बैठे थे रहे, तभी फिर खुद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। निहाल सामने आसमान को देखते हुए निष्ठा के हाथों को पकड़ते हुए बोला, कुछ कहना है? तो निष्ठा अपना सर नाम हिला देती है। निहाल उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, पता है जब मैं बचपन में प्रतीक के साथ खेलता था तो मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था क्योंकि वह हमेशा ही मुझे मेरी चीज छीन लिया करता था और मुझे मेरी चीज से किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बचपन से ही मैं अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है, उसे मैं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। और फिर वो निष्ठा के हाथों को अपने होठों से लगाते हुए बोला, और यह सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए ही। मैं तो मम्मी पापा को भी प्रतीक के साथ शेयर करने में पसंद नहीं करता था, लेकिन आखिर है तो मेरा भाई तो एडजस्ट कर लेता था। हमेशा ही मैं बचपन में दादी से सुनता था कि मैं आज जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी किसी से शादी होगी और जो भी मेरी दुल्हन बनेगी वह सिर्फ मेरी होगी और किसी की भी नहीं होगी। मुझे तब उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने पर उसका महत्व समझ आया और अभी यकीन है कि जो मेरा है वह मेरा ही होगा। निष्ठा उसके बाद सुन रही थी जो उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। वह अपने सांसों को थमते हुए उसे देखते हुए बोले, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तो निहाल उसके हाथों को कसकर थमते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? इतनी भी ना समझ मत बनो निष्ठा, मुझे पता है तुम काफी समझदार हो, लेकिन जैसे कि तुमने कहा है कि तुम खामोश रहना पसंद करती हो तो तुम्हारे इस खामोशी का टूटने का मुझे इंतजार रहेगा। तो निहाल की बात सुनकर निष्ठा एकदम से शांत हो जाती है। उसके मन में घबराहट आ जाती है। उसे निहाल के साथ पसंद आता है, जिस वजह से ही उसके करीब इतने कम समय में ही आ गई थी। भले ही निहाल हमेशा उससे प्यार से बात करता, उससे प्यार करता और उसके सब बात समझता, लेकिन निष्ठा के मन में ये डर हमेशा ही था कि वह एक अनाथ है और अगर इस वजह से कोई उसे ना अपनाए तो
निहाल उसके मन की बात को समझ रहा था लेकिन वह निष्ठा को कुछ भी नहीं कहना चाहता। निष्ठा खुद अपने सब कश्मकश को छोड़कर निहाल को अपने यही निहाल का इच्छा था। वहीं चांदनी रात में वो दोनों एकदम शांत बैठे हुए थे। निष्ठा जो अपने ही कश्मकश में उलझी हुई थी और निहाल जिसके कंधे में सर रखकर सोया हुआ था और उसके दिल की धड़कनों को सुन रहा था, जिससे वह महसूस कर पा रहा था कि वह इस वक्त बेचैन है। फिर दूसरी ओर तारा और कृष भी झूले में बैठकर एक दूसरे के बाहों में सुकून की नींद सो चुके थे। आज की चांदनी रात में उन दोनों की ही प्यार की उड़ान भर रही थी जो एक दूसरे के दिल में जगह बना रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से उनकी नींद खुलती है। पहले निष्ठा की नींद खुलती है, वह अपने आप को निहाल के बाहों में पाती है। वो निहाल के चेहरे को देखने लगे जिसे देखकर उसमें ही खो जाती है। रात में उसने बहुत कुछ सोचा लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने कश्मकश में उलझी हुई थी लेकिन फिर भी वो निहाल को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन वह अपने दिल की बात भी समझ नहीं पा रही थी। निहाल जो उठ चुका था, अपने आंख बंद कर ली थी, वह विस्वी अपने आंख बंद किए हुए ही बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखोगी तो इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तो निष्ठा उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोली, आप उठ गए ही? तो निहाल अपने आंख खोलते हुए उसे अपनी बाहों में भरती हुए बोला, क्या लगता है तुम्हें? तो निष्ठा कसमसने लगी और बोली, मुझे छोड़िए, सुबह हो गई है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, छोड़ देता हूँ, कहकर उसके गाल में एकदम से किस कर लेता है जिससे निष्ठा फिर से सॉफ्ट हो जाती है। निहाल उसे छोड़ देता है और सीटी मारते हुए वहां से चला जाता है। निहाल की यह हरकत से निष्ठा जम ही जाती है। वह अपने गल पर हाथ रख लेती है और जल्दी से होश में आते हुए जाती है तो देखी है तारा और के सभी भी सोए हुए थे। वह उन दोनों की उठाने की कोशिश करती है। तारा उठ जाती है और वह कृष को भी उठा देती है और सब लोग नीचे आ जाते हैं। कुछ घंटे बाद सब लोग फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए थे और जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि सगाई दोपहर को ही थी और घर में तैयारी चल रही थी। सब लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर चुके थे। निहाल के मम्मा पापा भी आने वाले थे। निहाल की माँ और कृष के माँ दोनों ही सगे बहनें हैं, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी तो कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से नम्रता जी तो निहाल की माँ है और रानी की जो कृष की माँ जाकर भी एक दूसरे से बात कर नहीं कर पाती थी क्योंकि रानी जी के सास को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन कुछ सालों बाद जब निहाल और कृष की दोस्ती हुई और सबको पता चला कि फिलहाल और कृष दोनों भाई हैं, और तब नम्रता जी और रानी की भी मिलती है और इतने सालों के गलेशों के लिए भी मिट जाते हैं और साथ ही साथ दादी जी को सब समझने की वजह से वह भी अपने मन मारकर शांत हो जाती है। वही ब्रेकफास्ट करके सब लोग सोफे पर कुछ देर के लिए बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर बल बजती है। तो जाकर दरवाजा खोलती है तो 3 लोग अंदर आते हैं। पहले सार्थक जी, उनके साथ ही नम्रता जी और साइड में प्रतीक भागते हुए अंदर जाकर पहले रानी जी के गले लग जाता है और उनके गाल में 2-3 किस करते हुए बोला, आई मिस यू मासी। तो रानी की भी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरे बच्चा इतना सूख गया है, तुम लोग कुछ खाते नहीं हो आजकल के बच्चे। तो वह अपने आप को दिखाते हुए बोला, यह मेरा स्टाइल है मासी, कहकर दान दिखा देता है। थे निहाल उसे घूरते हुए एप्पल खाते में बोला, अपना स्टाइल देखा है, छपरी जैसा लग रहा है। तो प्रतीक मुंह बनाते हुए अपने माँ को देखते बोला, मैं देखो भाई मुझे चिढ़ा रहा है। तो नम्रता जी एक नज़र निहाल को घूरते हुए बोली, तुम घर नहीं आते, फोन करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, अगर किसी चीज में बिजी हो तुम हनन। तो उनकी बात सुनकर निहाल चुपचाप खड़ा हो जाता है। वह बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा लग रहा था जो अपने माँ के दांत में से थोड़ा उदास हो गया था। वही उसे देखकर सब लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। निहाल बिल्कुल एक छोटा बच्चा जैसा चुपचाप अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है कि तभी दरवाजे पर से एक लड़की की हील की टिकटक की आवाज आती है, जिसे एक घुटनों के नीचे तक का फ्रॉक पहना हुआ था। वह काफी स्टाइलिश और एलिगेंट दिख रही थी। वह स्टाइल से चलते हुए नम्रता जी के पास जाते फिर बोले, आंटी बेचारे को क्यों डांट रहे हैं, देखो बेचारे का चेहरा कैसे लटक गया है। कहकर अपनी हाल को देखा है। निहाल पहले उसे पहचान नहीं पता, फिर उसे याद आता है कि वह कौन है। वह लड़की आकर सीधे निहाल के गले लग जाती है और उसकी गाल पर किस करते हुए बोल, अरे तुम कितने बड़े हो गए हो, मैं तो पहले तुम्हें देखकर शौकड़ थी, बचपन में कितने क्यूट दिखते थे और अब तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। वही उसकी हरकत और यह सब जो निहाल को और ना ही वहां पर खड़े किसी को पसंद आ रहा था। वही निष्ठा ये सब देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप थी, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी निहाल के करीब किसी और लड़की को देखकर, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। वही निहाल भी जो शौक था वह निष्ठा को भी सबसे पहले देखा है। वह उसके चेहरे पर गुस्सा या चलनी या तकलीफ जो भी कहे वह देख पा रहा था।
वो कुछ कह पाता, ये कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही निष्ठा वहां से जाने वालों थी। प्रतीक की नजर निष्ठा पर पड़ी तो प्रतीक भागकर जाकर निष्ठा के सामने खड़ा हो जाए, जिस निष्ठा 2 कदम पीछे घुस गई और जिससे उसके हाथ पीछे रखे टेबल के गिलास पर लग गया और वह गिलास भी टूट गया। सब लोग वहां देखने लगे। निहाल उसे लड़की को साइड करके निष्ठा के पास जाते हुए बोला, निष्ठा तुम ठीक हो ना, कहकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। निष्ठा उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और अपना सर नीचे करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। वही तभी प्रतीक आगे आते हुए निष्ठा को देखते हुए बोला, आप वही हैं ना जिन्होंने टॉप किया था। आप कितनी खूबसूरत हैं, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और आपको कब से देखना चाहता था, लेकिन कभी मुलाकात ही नहीं हो पाए। आखिर में आज आपसे मुलाकात हो ही गई। तो निष्ठा बस उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे देती है और बोली, मुझे कुछ काम है, कहकर वह जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके पीछे ही आयु चली जाती है। उसे निष्ठा की फिक्र हो रही थी। फिर वो लड़की सबको देखते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम मोना है और मैं निहाल की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। बचपन में हम दोनों ने साथ में बहुत सी मस्तियां की है, कहकर उसके हाथ में अपना हाथ डाल देती है और उसे देखकर मुस्कुरा देती है। निहाल तो वहां चुपचाप खड़ा था, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी निहाल की माँ अमृता जी उसके पास जाते हुए बोले, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो निहाल अपना सर हमें दिला देता है तो वह बोली, जो अपने दोस्त को कमरा दिखा दो। फिर नम्रता जी जाकर अपने बहन से मिलती है और सब फैमिली वाले से भी मिलती है। दादी वहां पर नहीं थी, जिस वजह से माहौल बहुत ठंडा था, नहीं तो अब तक वह घर सर पर उठा ली होती। कुछ देर बाद सब लोग अपने कमरे में रेडी हो रहे थे और बाहर सब चीजों को सुंदर से सजाया गया था। हाल के बाहर जो बहुत बड़ा लॉन था, वहीं पर ही सगाई होने वाली थी। स्टेज को रेडी कर दिया गया था और दिन होने की वजह से फूलों से ही सब डेकोरेशन हुआ था और वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। सब लोग धीरे धीरे रेडी हो रहे थे। वही आयु निष्ठा के पास गई थी। वह निष्ठा से कुछ देर बात करती है, निष्ठा भी उससे कुछ बातें कर दी, जिसके बाद वह दोनों फिर रेडी होने चली जाती है। अब तक दोपहर हो गए थे, सब लोग आ गए थे। आयु रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वो ऋषि से टकरा जाती है। वह गिरती कि उससे पहले ऋषि उसे कमर से थाम लेता है और उसको ही देखने लगता है। वह दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। ऋषि उसे सीधा खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए बोला, सॉरी, पर बस तारा को ढूंढ रहा था। तो आयु उससे एक नज़र देखी है लेकिन कुछ नहीं कहती और बोली, तारा उस कमरे में है, कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर देता है। तो ऋषि उससे एक नज़र देखकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयु भी नीचे आ जाती है। आयु के नीचे आते ही सब लोगों से देख रहे थे। उसका लुक उसके जैसा ही था पर काफी खूबसूरत लग रही थी और उसके बाद सिया भी नीचे आ गई थी, वो भी काफी प्यारी लग रही थी। निष्ठा और तारो दोनों ही रेडी हो चुकी थी। जहां तारा को बार बार निहाल को उसे लड़की को पास देखना याद आ रहा था, वही तारा को डर लग रहा था नीचे जाने से और इस बात से भी। अगर फिर दादी देख ली और कुछ उल्टा पुल्टा उससे बोलेंगे तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी दादी, लेकिन वह क्रिश की वजह से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी ऋषि उनका डोर ना करता है तो तारा जाकर डोर खोलती है और ऋषि उसे देखते हुए बोला, नीचे नहीं जाना, तो वह अपना सर हमें हिला देती है। ऋषि तारा और निष्ठा दोनों को ही नीचे आने के लिए कहता है और ऋषि के पीछे पीछे ही वह दोनों भी नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही वह दोनों नीचे आते हैं तो सब लोगों ने देखने लगते हैं। सबकी नज़र तो निष्ठा के लहंगे उसकी खूबसूरती पर ही रुक जाती है। वह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही थी कि पार्टी में आए सब लोग उसे ही देख रहे थे। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से दुल्हन के परिवार वाले और दुल्हन प्रीति बाहर आते हैं। वो भी काफी प्यारी लग रही थी। उन दोनों की लव मैरिज है। सुमित खुद जाकर उससे का हाथ थाम कर उसे स्टेज के पास ले आता है और वह दोनों ऊपर चले जाते हैं। दादी जी तभी कुछ वक्त के लिए वहां पर आती है और सगाई का मुहूर्त भी स्टार्ट हो जाता है। पार्टी सब लोग एंजॉय कर रहे थे और तभी रिंग एक्सचेंज होता है, जिसके साथ ही सब लोग फिर से डांस करने लगते हैं। वहीं निष्ठा, आयु, सिया और तारा एक कोने में खड़े थे और ऋषि, यश, क्रिस भी सुमित के पास खड़े थे और निहाल के पीछे पीछे मोना हर जगह घूम रही थी और उसे चिपकी हुई थी, जिसे निहाल भी चिढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके बचपन के दोस्त जिस वजह से उसे अच्छे से बात भी कर रहा था। निष्ठा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप खड़ी थी कि तभी उन लोगों के पास नम्रता जी आती है। नम्रता जी सबको देखकर मुस्कुराती है, फिर निष्ठा को देखते हुए बोली, हेलो निष्ठा बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था, समर्थ जी से तुम काफी टैलेंटेड हो। तो निष्ठा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुआ उनका पैर छूने के लिए नीचे झुकती है कि नम्रता जी उसे खड़े करते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब बताओ तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। तो निष्ठा उन्हें देखते हुए बोली, मैं अब अपनी पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी सी जॉब करने के लिए सोच रही हूं। तो वह मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा, जरूर कामयाब होगी और सबके लिए एक मिसाल कायम करोगी। अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना।
तो तुम सबका एग्जाम भी आ रहा है ना, कहकर वह सबको एक नज़र देखी है तो आयु उन्हें देखते हुए बोली, जी आंटी, अगले महीने से हमारा इंटरनल स्टार्ट है और फिर कुछ दिनों में सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और सब बिजी हो जाएंगे। तो वह मुस्कुराते हुए सबको देखती हुई बोली, ठीक है, सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना और निहाल का भी ध्यान रखना, इस लड़के का तो कुछ ठीक नहीं है, बस मौज मस्ती करता रहता है। कहकर वह उसे ढूंढते हैं तो उन्हें निहाल मोना के पास से देखा है तो वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसे अपनी बचपन की दोस्त मिल गई तो यह क्या सबको भूल गया, पता है बचपन में हमेशा इसके पास रहता, इससे बातें करता, ये दोनों बचपन से ही काफी एक दूसरे के क्लोज हैं, अभी भी शायद एक दूसरे को ही पसंद करते हैं। कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और उनके बात सुनकर निष्ठा का चेहरा बिल्कुल उतर ही जाता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। तारा निष्ठा के चेहरे को देख रही थी, वह उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है तो निष्ठा उससे एक नज़र देखी है, तारा उसे आंखों से ही दिलासा देती है। दादी जी वहां पर से चली गई थी, वही निहाल अपने दोस्तों के पास आ गया था और मोना भी बिल्कुल चिंगम की तरफ से चिपकी हुई थी और उसके साथ ही आ गई थी और आयु को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो हर वक्त लड़कों से चिपकती रहती है और उन्हें रिझाने की कोशिश करती। वह समझ पा रही थी कि लड़की वही कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निहाल के बचपन के दोस्त थे और जब उसे पता चला तो वह उसे लगा बचपन की दोस्त है और वह से जानते ही होगी तो उसे कुछ कहना सही नहीं लगा। वह निहाल को हर्ट नहीं करना चाहता था। मोना उन सब के पास जाकर सबको मुस्कुराते हुए बोली, हेलो गर्ल्स, क्या कर रही हो सब, तुम लोग सब डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सिया उनसे देखते हुए बोली, नहीं हमें डांस करना अच्छा नहीं लगता। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे चलो, तो तभी क्रिश और बाकी सब वहां पर आ जाते हैं। तो मोना के बार बार कहने पर क्रिस तारा के साथ, सिया यश के साथ और आयु को ऋषि के साथ डांस करने के लिए चले जाते हैं। तब वह निष्ठा को देखते हुए बोली, तुम किसके साथ जाओगी? तो निष्ठा उसे देखते फिर बोली, हमें डांस नहीं आता, आप डांस कर दीजिए। कहकर वह पीछे मोड़ ही रही थी कि उसका पल्लू निहाल के घड़ी में लग जाता है, क्योंकि निहाल उसके करीब खड़ा था और वह उसमें ही खोया हुआ था। उसने निष्ठा को नोटिस नहीं किया था क्योंकि वह काफी ज्यादा चढ़ गया था मोना को अपने से चिपकने से, लेकिन जब वो निष्ठा को देखता है और उसे देखा ही रह जाता है। हल्के मेकअप ज्वेलरीज के साथ साथ उसे लहंगे में वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, वह बिल्कुल एक परी लग रही थी। वही निहाल महसूस भी कर पा रहा था कि आते जाते हुए सब लोग निष्ठा को ही देख रहे हैं। वहीं निष्ठा कुछ महसूस होता है कि उसका दुपट्टा कहीं लग गया है तो वह देखी है कि निहाल के हाथों में लग गया है। वो निहाल को देखते हैं लेकिन निहाल तो उसे ही देखने में खोया था और वह मोना को देखते हैं जो उन दोनों को ही देख रही थी। उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है, वह क्या करे समझ नहीं पा रही थी। वही मोना जो देख पा रही थी कि निहाल निष्ठा को ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह खुद जाकर निष्ठा के दुपट्टे को निहाल के घड़ी से अलग कर देती है, जिससे निहाल को भी होश आता है। वह मोना को एक नज़र देखा है और निष्ठा को देखते हुए उसे कुछ कहता कि मोना उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, ओ निहाल चलो ना तुम मेरे साथ डांस करो, कहकर उसे खींच कर ले आती है और उसके साथ डांस करने लगती है। ये सब निष्ठा को बिल्कुल ही सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो देखकर उसे पता नहीं अपने दिल में क्यों दर्द हो रहा था और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह जाकर एक साइड में चुपचाप बैठ जाती है, वहां पर कोई भी नहीं था, वह गुमसुम से बैठी हुई थी। निष्ठा गुमसुम सी बैठी हुई थी कि तभी वहां पर हिल्स की आवाज आती है, जिससे वह मुड़कर देखती है और खड़ी हो जाती है। तो वहां पर मोना आती है। मोना निष्ठा को देखते हुए बोले, और तुम यहाँ, और तुम्हें वैसे आदत नहीं होगी ना ऐसी हाई फाई पार्टी अटेंड करने की, आखिर तुम हो तो एक अनाथ और गरीब। इतने महंगे ड्रेस और महंगे सब चीजों को देखकर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा ना, ये सब लो क्लास लोगों के ही प्रॉब्लम है। तो निष्ठा बस उसे देखते ही रहते लेकिन कुछ नहीं कहती। तो मोना उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा, मुझे अंदाजा नहीं होगा कि तुम निहाल को फंसाने की कोशिश कर रही हो, और तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया, इतने बड़े खानदान के लड़के को फंसाओगी, उससे शादी करोगी और जो तुम अनाथ और गरीब की जिंदगी की रही हो एकदम से करोड़ों संपत्ति के मालकिन बन जाओगी। कहकर वह क्लाप करते हुए उसके चारों ओर घूरते हुए बोली, अगर आज आंटी मुझे यहाँ ना बुलाती तो शायद तुम अपने प्लान में सक्सेस हो जाती, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे अनाथ जिसका माँ बाप खानदान किस चीज का ठिकाना नहीं है, उसे जैसी लड़की को अंकल आंटी अपने घर की बहू बनाएंगे? कभी भी नहीं। बेल के आंटी ने तुम मुझे खुद यहाँ बुलाया है कि मैं निहाल को अपना बना सकूं और किसी भी और तेरे लड़की को उसके पास नहीं आने दो। निहाल बहुत भोला है, वो तुम पर तरस खाकर उसे तुम्हें अपने घर में रख भी लेंगे, लेकिन उनके दिल में जगह तुम कभी नहीं बना पाओगी। निहाल शायद तुम्हें सिर्फ यूज करके छोड़ दे, क्योंकि वह अपने माँ बाप के खिलाफ तो कभी नहीं जाएगा, इतना तो तुम भी जान को ही होगी उसे।
तुम्हें लगता है कि मैं ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कह रही हूँ, पर सब सोच तुम्हारी कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तुम चाहो तो यहाँ पर देख सकती हो किस कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां लड़के आए हैं और सब लोग कितने ही रिच हैं। इनमें से हर कोई लड़की निहाल से शादी करना चाहेगी। तुम्हें आखिर है क्या खूबसूरत सूरत जो लोगों को आकर्षित करती है? नहीं तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम किसी के घर की बहू बन पाओ। फिर कौन ऐसे सड़क से उठाई हुई चीज को अपने घर में सजेगी? तुम सिर्फ दूर से देखने के लिए खूबसूरत हो और अच्छी, जैसे मेले में सुंदर गुड़िया, लेकिन घर में तो वही साजेगा गाना जो मल से खरीदा होगा। उसके बात सुनकर निष्ठा ने एक भी शब्द जवाब नहीं दिया और कुछ नहीं कही। वह ऐसे ही कुछ देर अपनी बातें कहती रही। निष्ठा उसके हर एक बात सुनते रहे। इसके बाद वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें समझाया जो मुझे समझता था, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे निहाल तो सिर्फ मेरा है, उसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। फिर भी तुम्हें अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर लेना। वैसे भी क्या होगा, बस तुम दोनों क्लोज जाओगे या एक दो बार इंटीमेट होकर, उससे मुझसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस उसकी बीवी में ही बनूंगी। वह सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ देर खेलेगा और तुम्हें फिर से वही छोड़ देगा जहां से तुम्हें लाया होगा। ये कहकर वह वहां से चली जाती है और निष्ठा धम से वहीं बैठ जाती है। उसे उसके बातें सब गूंज रही थी। उसे यकीन था कि उसने जो भी सब कहा है निहाल के बारे में वह गलत है, लेकिन वह ये बात भी ठुकरा नहीं सकती थी कि वह अपने घर वालों के माँ के खिलाफ नहीं जा सकता और वह भी एक अनाथ है। उसे पता है कि उसकी जगह कहाँ है। वह वहां पर बैठी हुई थी कि तभी उसे फिर अपने साइड में किसी के होने का एहसास होता है। वह साइड में देखा है कि प्रतीक बैठा है। प्रतीक उसे देखते हुए बोला, दीदी आप यहाँ? तो निष्ठा कुछ नहीं बोली। प्रतीक एक जूस का ग्लास उसके तरह बढ़ते हुए बोला, क्या आपको वहां अच्छा नहीं लगा या भाई को किसी और के साथ देखकर आपको अच्छा नहीं लगा? तो उसकी बात सुनकर निष्ठा उसे एक नज़र देखी है और चुपचाप जूस पीने लगती है। प्रतीक को शायद उसका जवाब मिल गया था। उसे देखते हुए बोला, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कॉलेज में सुना था कि भाई आपको प्रोटेक्ट करते हैं और कई बार तो आपके भलड़ाई भी किए हैं। और मेरे कुछ जासूस हैं जो भाई खबरें मुझ तक देते हैं। मुझे पता है कि आप दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तो निष्ठा उसकी बात को मना करते हुए बोली, तो मैं कुछ गलत फहमी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे तो छोटा बच्चा समझ रहे हैं ना आप, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो निष्ठा कुछ नहीं बोलती। तभी प्रतीक खड़ा होते हुए बोला, चलिए निष्ठा दीदी अंदर चलते हैं, बाहर कितनी देर बैठेंगे? तो निष्ठा भी अंदर जाने के लिए उठाती है। वहीं दूसरे तरफ से तारा दोनों को देखकर हाथ वेव करती है और बोल, क्या हुआ तुम दोनों यहाँ? तो प्रतीक से देखते हुए बोला, हाँ हाँ, आप भी तो मेरी भाभी है। तो तारा उसे कंफ्यूजन से देखने लगे। तो प्रतीक अपना ध्यान दिखाते हुए बोला, मुझे पता है कि कैसे कृष भाई ने आपको प्रपोज किया और किस एंड ऑल। तो तारा इतने सुनते ही निथा घूरती है कि निष्ठा से ये सब बताया? तो प्रतीक बोला, नहीं नहीं निथा दीदी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, वह तो मुझे कुछ बात ही नहीं रही। तो तारा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसे भी पता चला इस सीक्रेट रखना। वो सरहम में दिला देता है। वह दोनों अंदर जाते हैं कि तभी वह देखते हैं कि कमरे से मोना बाहर आ रही है। उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी लिपस्टिक भी फैल गई थी। वह जिसे सही करते हुए आ रही थी और वह जब सामने उन तीनों को देखते हैं तो ऐसे प्रिटेंड करती है क्यों उसे थोड़ा शर्मा रही है। वह बोली, अरे तुम लोग यहाँ प्लीज किसी से मत कहना। वह, हम छोड़ो, क्या कहूँ मैं तुम्हें, मुझे शर्म आ रही है, कहकर वहां से चली जाती है। उसके पीछे ही निहाल आता है और वह जब सामने उन तीनों को देखा है तो एक पल के लिए रुक जाता है और उन तीनों को देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम तीनों यहाँ? वह तीनों निहाल को देख रहे थे। उसके कपड़े भी थोड़े बिगड़ गए थे। तभी उनकी नज़र उसके कुर्ते पर जाती है जहां पर डीप रेड लिपस्टिक के निशान है जो मोना के ही लिपस्टिक का शेड है, जिसे देखकर प्रतीक और तारा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही निहाल निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा ने भी वह निशान देख लिए थे। वह बिना एक पल रुक वहां से चली जाती है। वही प्रतीक तारा भी उसे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। निहाल उन दोनों को देखते हुए बोला, इन्हें क्या हुआ है? तो वह भी बाहर चला जाता है। वही निष्ठा जाकर दरवाजा बंद कर लिए थे। तारा और प्रतीक दरवाजा पीटते हैं लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। वही निष्ठा दरबार से बंद करके उससे ठीक कर बैठ गई थी और अपने आप को समेटकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा रोना का मन हो रहा था, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके मन में हजारों बातें चल रही थी। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वह अपने कपड़े उतार कर जल्दी से नहाने के लिए चली जाती है और फ्रेश होकर 1 घंटे बाद बाहर आती है। उसके आंखों को देखकर लग रहा था कि वह काफी रोई होगी।
उसे सब बातें याद आ रही थी जो उसे मोना ने जो कहा था। उसने अपनी आंखों से जो भी देखा उसे पर इतना यकीन नहीं था, लेकिन मोना की बातें जो उसके जहन में बार बार घूम रही थी, और यह सब देखने से एकदम से उसे सब कुछ याद आते ही उसे फिर से रोना आ रहा था। वो जाकर दरवाजा खोल देती है। वही का 1 घंटे से जो तारा और प्रतीक उसका दरवाजा पीट रहे हैं, वह अंदर जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तारा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम 1 घंटे से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? तो वह बेड पर जाकर लेटे हुए बोली, मुझे बस नींद आ रही है, मुझे सोना है, कहकर वह चादर डाल देते हैं और सो जाती है। वहीं प्रतीक और तारा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं कि चादर के अंदर से ही निष्ठा बोली, तुम दोनों ने जो भी देखा उसके बारे में कुछ भी मत कहना। वैसे भी जिस बारे में पता ना हो उससे बात को कहने का कोई भी मतलब नहीं है। तो उसकी बात सुनकर तारा चढ़ते हुए बोली, कोई मतलब नहीं, तुमने देखा था ना वह चुड़ैल मोना कैसे रिएक्ट कर रही थी, जिसे साफ साफ पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ होगा। वहीं प्रतीक भी गुस्से से बोलते, आप ऐसा क्यों कह रही है? तो निष्ठा बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस तुम दोनों किसी से कुछ नहीं कहोगे। उसके बाद सुनकर प्रतीक और तारा एक दूसरे को देखते हैं और वहां से गुस्से से चले जाते हैं। बाहर सगाई और पार्टी सब खत्म हो चुकी थी। लड़की वाले अपने घर चले गए थे और सब फ्रेश होकर रेस्ट कर रहे थे। तारा भी कुछ देर में कमरे में वापस आकर फ्रेश होकर निष्ठा के पास सो जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है कि तभी आयु निष्ठा के पास आती है और निष्ठा के सिरहाने बैठकर उसके सर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ निष्ठा, उठ जाओ, शाम हो गई है। वो उसके चेहरे के देखी है जिसकी आंखें सूजी हुई थी। वो निष्ठा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें सूजी हुई है? तो निष्ठा आंख खोलकर उठकर बैठ जाती है। वह आयु के सीने में लग जाती है। आयु उसके सर को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? तो निष्ठा बोली, दी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हॉस्टल वापस जाना है, अभी जाना है, आप मुझे ले जा सकते हैं? तो वह अपना सर हम में हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं निहाल को कहती हूँ। तो निष्ठा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्लीज किसी को कुछ मत कहिए, वैसे भी सब लोग बिजी हैं और थक गए होंगे और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। आप अगर भी नहीं जाना चाहते बस मुझे जाने दीजिए। तो आयु निष्ठा को डांटते हुए बोली, चुप कर, मैं ठीक हूँ और तुम मेरे साथ चलोगी, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम पैकिंग कर लो, मैं और एचमा कुछ देर में निकल जाएंगे। तो निष्ठा सर हम में हिला देती है और उठ जाती है और जल्दी से अपनी पैकिंग करने लगती है। आयु निष्ठा को देखते हैं, वह समझ पा रही थी कि कुछ तो हुआ है, जिस वजह से वह उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती और पैकिंग कर लेती है। वह दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोनों जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं कि तभी उन्हें पीछे से ऋषि की आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्या कर रहे हो? तो उसकी आवाज सुनकर आयु और निष्ठा एक पल के लिए डर जाते हैं। तो आयु जब देखी है कि ऋषि है तो वह किसी के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कोने में ले जाती है और उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऋषि उससे हाथ छुड़ाने हुए बोला, इतनी रात में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और ऐसे सबसे छुपाते? तो आयु से घूरते हुए बोली, हम कहीं छुपकर नहीं जा रहे हैं, बस हमें हॉस्टल जाना है। तो ऋषि बोला, कल सुबह तो हम सब चल रहे हैं ना, तुम्हें अब क्यों जाना है? तो निष्ठा ऋषि को देखते हुए बोले, भाई मुझे अभी जाना है। तो ऋषि कुछ कहता कि आयु उसके हाथ को पकड़कर उसे आंखों से ही इशारा करती है शांत रहने का। तो ऋषि बोला, ठीक है, मैं भी चल रहा हूं तुम लोगों के साथ। ऋषि की बात सुनकर आयु को भी यह ठीक लगा, जिस वजह से वह भी अपना सर हमें हिलाते हुए बोली, ठीक है तुम चलो। तो ऋषि आयु निष्ठा तीनों ही बाहर आ जाते हैं। ऋषि ने अपने कोई भी कपड़े नहीं लाए थे, वह सिर्फ फोन ही लेकर आया था। वह तीनों ही बंगले से बाहर आ जाते हैं और कुछ दूर में ही उन्हें टैक्सी मिल जाती है, जिसमें वह तीनों ही बैठ जाते हैं और कुछ देर में वो मेट्रो में बैठ जाते हैं। मेट्रो तो 24/7 अवेलेबल होती है, जिस वजह से वह तीनों वहां पर बैठ जाते हैं। वहीं वहां पर बैठते ही ऋषि ने सबको मैसेज कर दिया था कि आयु और निष्ठा को हॉस्टल वापस जाना है, जिस वजह से वह भी उनके साथ गया था। वही मेट्रो में रात का वक्त सब लोग सोए हुए थे, जहां निष्ठा भी बैठकर कुछ देर में ही सो गई थी। उसे रोने की वजह से सर्दी हो गई थी और जल्दी नींद आ गई थी। वहीं आयोग के आंखों में नींद नहीं थी। ऋषि दरवाजे के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। कांच के डोर था और वह बंद थे। अयूब को नींद नहीं आ रही थी, वह भी वही उसके पास ही चली जाती है, जिसे उसे एक नज़र देखा लेकिन कुछ नहीं कहता कि तभी अचानक से ब्रेक लगने की वजह से आयु कितनी लगती है और रिसीव से कमर से थाम लेता है और वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर आयु ठीक से खड़ी हो जाती है। ऋषि ने अभी भी उससे पकड़ा हुआ था। आयु ऊपर हैंडल को पकड़ लेती है। ऋषि उसे देखते हुए फिर सोई हुई निष्ठा को देखते हुए बोला, क्या हुआ, वह इसे क्यों आने के लिए जिद कर रही थी?
तो उसके बात सुनकर आयु बोली मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस में जब उसके कमरे में गई थी मुझे से जिद करने लगी कि उसे आना है, अगर मैं भी नहीं आऊं तो उसे अकेले आने दो, और उसे मैं अकेले कैसे आने दे सकती हूं, जिस वजह से मुझे उसके साथ आने पड़ा। तो ऋषि थोड़े सख्त लहजे में बोला तुम मुझे बता सकती थी, ऐसे रात में अकेला आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आयु यूज एक नज़र देखते हुए बोली उसने मना किया है किसी को बताने से, नहीं तो मैं निहाल को या किसी को बताती या किसी के समझाने पर समझ जाती। तो ऋषि आयु को देखते हुए फिर निष्ठा को देखते हुए बोला कुछ हुआ था क्या? तो आयु बोली मुझे नहीं पता, शायद तारा को पता होगा, वह उसके पास ही थी कल से, कुछ भी अगर हुआ होगा तो उसे पता होगा, तो तुम उससे पूछना प्लीज। तो ऋषि आयु के हाथ को पकड़ते हुए बोला ठीक है तुम जाकर सो जाओ। आयु बस उसे एक नज़र देखी है और जाकर वापस निष्ठा के पास बैठ जाती है। वह निष्ठा के सर को अपने गोद में रख लेती है, निष्ठा भी उसके कमर को पकड़कर सो जाती है। ऐसे ही आधी रात में उनकी मेट्रो दिल्ली में पहुंचती है। वह तीनों बाहर आ जाते हैं और ऋषि ने पहले ही अपनी कार को अपने ड्राइवर से कहकर मंगवा लिया था और वह तीनों हॉस्टल में चले जाते हैं। वार्डन जब आयु को देखते हैं तो उन्हें अंदर आने के लिए अलाव कर देती है। वह लोग हॉस्टल में चले जाते हैं। हॉस्टल में पहुंचते ही ऋषि फिर से सबको मैसेज कर देता है कि वह तीनों सेफली हॉस्टल में पहुंच गए हैं और कोई फिक्र नहीं करें और आराम से कल आए। आयु और निष्ठा दोनों ही कुछ देर में सो जाते हैं। निष्ठा बिल्कुल आयु से चिपक कर सोई हुई थी। आयु उसके सर सहलाते हुए सो जाती है। उसे बेचैनी हो रही थी कि क्या हुआ है, निष्ठा इससे रिएक्ट क्यों कर रही है। यूज निष्ठा का के बिहेवियर काफी अलग लग रहा था, लेकिन वह उसकी हालत देखकर उसे कुछ पूछ नहीं रही थी। वही सुबह जब सब लोगों की नींद खुलती है, तारा जब अपने पास निष्ठा को नहीं पाती तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं जब वह अपने फोन को देखते हैं और ऋषि के सब मैसेज को देखते हैं तो उसे तसल्ली होती है। लेकिन उसे भी हॉस्टल जाना था। वह जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेती है और जाकर सिया को उठती है। सिया भी उठ गई थी, उसने भी सब मैसेज चेक कर लिए थे। तारा जाकर क्रिस के डोर को लॉक करती है कि उठकर दरवाजा खोलना है और तारा को देखते हुए बोला क्या हुआ तारा तुम यहाँ? तो तारा उसे देखते हुए बोले मुझे हॉस्टल वापस जाना है। तो क्रिश बोला क्या हुआ? उसकी आवाज से निहाल भी उठ गया था। तारा एक नज़र निहाल को देखे लेकिन वह कुछ नहीं कहती, फिर बोली मुझे हॉस्टल वापस जाना ही। निहाल उठकर वहां पर आए और उसे देखते हुए बोला क्या हुआ? तो तारा तो बिल्कुल निहाल को इग्नोर करती थी। वह क्रिश को देखते हुए बोले प्लीज मुझे हॉस्टल जाना है, मैंने तुम्हें कहा ना, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम रहो, मुझे हॉस्टल वापस जाना है। इस वक्त का कर वह वहां से बाहर आ जाती है। उसका रिएक्शन को कोई कुछ समझ नहीं पा रहे थे। निहाल को भी उसका बीएफ काफी अजीब लगा था क्योंकि निहाल ने 2-3 बार पूछा लेकिन तारा ने पूरी तरह से उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। वही वह लोग भी अपना फोन चेक करते हैं और मैसेज देखते हैं तो क्रिश को लगा शायद निष्ठा और आयु कैसे जाने की वजह से वह परेशान है और अपने भाई की वजह से भी, तो वो लोग भी वहां से जल्दी ही निकल जाते हैं। मोना भी उन सबके साथ आती है लेकिन रास्ते में मोना का डैड को कुछ काम आने की वजह से वह उसे फोन करते हैं और वह वहां से चली जाती है। वही निहाल एक अलग कार में था और वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे निष्ठा और आयु रात में क्यों चले आए, रिसीव से कहाँ मिला और साथ ही साथ आयु ने किसी को क्यों नहीं बताया। वही यश को भी यह सब बातें पता चल गई थी। वह लोग हॉस्टल वापस आ गए थे। वहीं निष्ठा और आयु सुबह उठकर कॉलेज चले गए थे और अपने क्लासेस कुछ अटेंड करते हैं। फिर निष्ठा अपनी लाइब्रेरी में चली जाती है और अपने बुक्स पढ़ने लगती है और आयु जाकर गार्डन एरिया में बैठ जाती है। तभी ऋषि भी उसके पास आकर बैठते हुए बोला निष्ठा से बात हुई तुम्हारी? जब आयु ऋषि की बात सुनती है तो उसे देखने लगती है और ऋषि को देखकर अपना सर नामे हिलाते हुए बुरी नहीं। वही तभी वहां पर तारा आती है। तारा भागकर अपने भाई के पास आते हुए बोली भाई निष्ठा कहाँ है? तो ऋषि खड़ा होते फिर बोला अरे तुम वापस आ गए, सब आ गए? तो तारा उसे देखते हुए बोले भाई निष्ठा कहाँ है, प्लीज मुझे बताइए। तारा अभी सीरियस लग रही थी, इस वजह से आयु खड़े होते हुए बोली वह लाइब्रेरी में है। तो तारा सबको इग्नोर करते हुए निष्ठा के पास चली जाती है। वहीं उसके पीछे ही सब दोस्त आ गए थे। निहाल क्रिस आयु को देखते हुए बोले तुम बिन बताए ऐसे कैसे रात में आ गई और अपने साथ निष्ठा को भी ले आई? तुम दोनों इसे कैसे कर सकते हो? थोड़ी भी टाइम का अंदाजा है रात में तुम दोनों? तो ऋषि जब ये देखा है कि तो सब लोग आयु को कह रहे थे तो वो आयु का सपोर्ट लेते हुए बोला रुक जाओ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, पूरी बात जान लो। आयु कुछ नहीं कहा था, निष्ठा ने जिद की थी उसे हॉस्टल वापस आना है जिस वजह से आयु यूज वापस ले आई थी। इसमें आयु की कोई गलती नहीं है और मैं भी उनके साथ ही था। ऋषि की बात सुनकर सब लोग ऋषि को देखने लगते हैं। वही निहाल सबको देखते हुए बोला लेकिन हुआ क्या है, वह ऐसे कैसे रात में आने के लिए जिद कर सकती है, वह कहाँ है? तो सब लोग एक साथ लाइब्रेरी की ओर चले जाते हैं।
वही फॉरएवर के लाइब्रेरी को आते ही सब लोग खड़े हो गए थे कि निहाल सब लोगों को बाहर जाने का इशारा करता है। सब लोग बाहर आ जाते हैं। वही लाइब्रेरी के जिस कोन और शांत जगह पर निष्ठा बैठी थी वह वहीं बैठी हुई थी और उसके बगल में तारा बैठी थी और वह दोनों कुछ बातें कर रहे थे। वही तारा निष्ठा को देखते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे रात में आ सकती हो, तुमने मुझे एक बार बताया नहीं? तो निष्ठा उसके हाथ को थमते हुए बोली, मुझे बस अच्छा नहीं लगा, तुम प्लीज उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें मना किया था ना, तुमने प्रतीक को भी मना किया है ना? तो तारा उसे देखते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने तो निठा यूज आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी निहाल बाकी सब वहां पर आ जाते हैं। निहाल वहां पर आते हुए उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम दोनों को? निष्ठा को फिर देखते हुए बोला, निष्ठा तुम रात में इसे कैसे आने की जिद कर सकती हो? तुम ठीक तो हो? कहकर उसके पास जाने लगा कि उससे पहले ही तारा खड़ी होते हुए निष्ठा का हाथ पकड़ते हुए सबको देखते हुए बोली। वो निष्ठा को ज्यादा बाहर रहने की आदत नहीं थी ना, और वह हमेशा हॉस्टल में ही रहती थी और पार्टी उसने तो कभी अटेंड भी नहीं की थी, जिस वजह से वह थोड़ी घबरा गई थी। और कुछ बात नहीं है, सब नॉर्मल है। तभी अनाउंसमेंट होती है सब लोगों की कि एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल आ गया है और सब जाकर नोटिस बोर्ड पर वह पढ़ सकते हैं। तो ये बात सुनकर तारा जल्दी से निष्ठा के बैग को लेते हुए, निष्ठा चल तुझे देखना था ना, एग्जाम कब है, चल हमारे साथ, कहकर वह सिया का हाथ को पकड़कर जल्दी से वहां से निकल जाती है। वही सब उन्हें देखते रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबको तारा के बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और साथ ही साथ निष्ठा के खामोशी जो कुछ कहीं ही नहीं रही थी। क्रिश देख रहा था कि तारा निहाल को इग्नोर कर रही है और कहीं ना कहीं निहाल भी यह समझ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन निहाल ने पूछा था और तारा एक बार भी निहाल को नहीं देखी। वह नोटिस बोर्ड के पास काफी भीड़ थी। उन लोगों के एग्जाम की डेट इंटरनल के लिए 20 दिन बाद की थी और सेमेस्टर के लिए उससे 20 दिन बाद की थी, जिसमें बीच में काफी गैप था। और एग्जाम के डेट भी बहुत अच्छे थे, जिससे सब स्टूडेंट काफी खुश थे, क्योंकि बीच में उन्हें पढ़ाई करने के लिए भी टाइम था। वही एग्जाम आते ही कॉलेज का माहौल ही बदल गया था। सब लोग कहीं ना कहीं बैठकर पढ़ाई करने लग गए थे। वही तारा तो आज दिन भर एक पल के लिए निष्ठा को नहीं छोड़ता। वह दोनों एक कमरे में बैठे थे और सिया भी उनके पास ही थी और तारा ने वही अंदर खाना मंगवा लिया। वहीं पर बैठकर तीनों पढ़ाई करते रहे और क्लासेस खत्म होते ही तरस उसे सीधे हॉस्टल ले आए और सब लोग अपने अपने हॉस्टल रूम में जाकर फ्रेश होकर खाना खाकर पढ़ाई करने लगे। आयु निष्ठा को देख रही थी। वह उससे पूछना चाहती थी, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती। उसे लगा अगर निष्ठा को वह बात बतानी होती तो वह उसे सबसे पहले बताती, क्योंकि निष्ठा उससे सब बात शेयर करती है और सब बात पहले उससे ही बताती है। उसने सोचा अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, सबको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जिस वजह से वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। वही निहाल अपने कमरे में बेचैन इधर उधर हो रहा था। उसने निष्ठा का फोन ट्राई कर लिया था, लेकिन निष्ठा ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके सर के ऊपर से सब जा रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर निष्ठा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है और तारा ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। क्या हुआ है आखिर, ऐसा क्या हुआ? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन दिनों में निहाल निष्ठा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार तारा उनके बीच में आ जाती और कभी कभी निष्ठा की खामोशी, वो किसी से एक शब्द भी नहीं कहती, बिल्कुल एकदम से चुप हो गई थी और चुपचाप सिर्फ अपनी पढ़ाई करती। अगर जरूरत हो एक तो किसी से कहती, नहीं तो हर वक्त पढ़ाई करती रहती। वही क्रिश भी तारा से बात करने की कोशिश की थी। तारा ने उससे कह दिया था कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वह एग्जाम्स और पढ़ाई पर ध्यान दे। निहाल भी काफी बेचैन रहने लगा था और उसका तो मन कहीं नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, निष्ठा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। सब तो ठीक था, निष्ठा उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, उनके बीच सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो उसे बेचैन और पागल कर रहा था वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक दिन वह कॉलेज में कैंटीन में बैठा हुआ था कि तभी प्रतीक उसके पास आता है। निहाल जब प्रतीक को देखा है तो उसे देखते हुए बोला, अरे प्रतीक तुम यहाँ। तो प्रतीक अपने भाई के सामने बैठे हुए बोला, बस आज मन हुआ आपसे मिलने का। प्रतीक निहाल को देखते हुए बोला, क्या हुआ, परेशान है? तो प्रतीक की बात सुनकर निहाल मुस्कुराते पर बोला, परेशानी क्या कहूँ, किस बात की परेशानी है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रतीक अपने भाई को देखते फिर बोला, भाई अब मोना से प्यार करते हैं? तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ये किसने कहा? तो प्रतीक उसे देखते हुए बोला, आपको मैंने जो पूछा है वह बात बताइए। तो प्रतीक की बात सुनकर निहाल थोड़े चढ़ते हुए बोला, मैं मोना से प्यार नहीं करता। मैं तो कहते कहते फिर रुक जाता है, तो उसके बाद को पूरा करते हुए प्रतीक बोला, आप निष्ठा दीदी से प्यार करते हैं? तो निहाल उसे देखते हुए फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुझे पता है?
मैं उससे प्यार करता हूं तो क्या करूं, वह तो मुझसे बात भी नहीं कर रही, मुझे एक बार देख भी नहीं रही है। अब कुछ ठीक था लेकिन वह कहते कहते गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर ही मार देता है तो प्रतीक उसे देखते हुए बोला, मुझे आपसे बात करनी है। आधे घंटे बाद प्राइवेट रूम में प्रतीक और निहाल आमने सामने थे। निहाल उसे देखते हुए बोला, क्या बात करनी है तुझे? प्रतीक अपने भाई को देखते हुए बोला, सगाई वाले दिन जब आप और मोना कमरे में थे तो कुछ हुआ था। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो प्रतीक बोला, भाई मैं बस आपसे साफ साफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप साफ साफ मुझे जवाब दीजिए। तो निहाल से एक नजर घूरता है, फिर बोला, कुछ नहीं, बस हम दोनों किसी चीज को ढूंढने के लिए अंदर गए थे और गलती उसकी, उसका पैर फिसल गए और वह मेरे ऊपर गिर गई थी, जिस वजह से हाँ उसकी लिपस्टिक भी खराब हो गई थी। लेकिन और तुम सब बहुत तो बाहर थे। निहाल अपनी बात कहते हुए रुक जाता है, उसे अब शायद समझ आ रहा था कि क्या हुआ होगा। वह खड़े होते हुए सोफे से बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वह बस मेरे ऊपर गलती से गिर गई थी। और प्रतीक अपने भाई को देखते हुए बोला, और उसके लिपस्टिक के निशान आपके कपड़े और गले पर भी आए थे? तो निहाल बोला, शायद होंगे, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा था। तो वह अपने सर में हाथ रखते हुए बोला, ना तो शायद निष्ठा को, तारा को, तुझे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रतीक अपने भाई को घूरते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे और तारा दी को तो यकीन है कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि आपने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन मोना बहुत कुछ रिएक्ट कर गई और बहुत कुछ कह भी गई थी। इससे हम दोनों को तो पूरा यकीन है, लेकिन निष्ठा दीदी को शायद यकीन नहीं है। तो निहाल गुस्से से बोला, उससे यकीन नहीं है तो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? तो प्रतीक अपने भाई को देखते हुए खड़े होते हुए बोला, मुझे नहीं पता भाई कि उनके मन में क्या है, बस उन्होंने मुझे बताया था कि हमने जो देखा वह शायद सच नहीं है, और आपसे भी यह सब बताने के लिए, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सका और मेरे मन में जो बात था मुझे उसे क्लियर करना भी जरूरी था। अब आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, बस दीदी को हट मत कीजिएगा। वही प्रतीक जाने लगता है कि निहाल उसे खींचकर अपनी गले लगा लेता है। प्रतीक अपने भाई के पीठ थपथपाते हुए बोला, भाई मुझे यहाँ पर यकीन है लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कहकर वह उससे दूर हो जाता है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुझे अपने भाई पर यकीन नहीं है? तो वो बोला, नहीं, मुझे उससे लड़की पर यकीन नहीं है। उसके जाने के बाद निहाल गुस्से से एक लत वहीं पर रखे वास पर मरता है और एक मुक्का सीधा दीवार पर मरता आता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्से आ रहे थे, उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, निष्ठा! वही निष्ठा जो बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से उसे बेचैनी महसूस होने लगी, वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तभी वह पानी पीने के लिए जैसे देखी है तो पानी की बोतल नहीं थी, जिस वजह से वह पानी पीने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं निहाल अपने कमरे पर बैठा था और फोन से कैमरा से निष्ठा को ही देख रहा था। वह जैसे देखा है कि निष्ठा बाहर आ रही है और उसी के साइड से ही शायद जा रही है, जिस वजह से वह जल्दी से बाहर आता है और निष्ठा के हाथ को पकड़कर अंदर खींच लेता है। निष्ठा इससे एकदम से डर जाती है और चिल्ला पाती कि निहाल उसके होठों पर हाथ रख लेता है। निहाल निष्ठा को देखने लगता है। निष्ठा डर गई थी, लेकिन निहाल को देखकर वो शांत हो गई थी, लेकिन फिर उसे अपने आपको दूर करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज प्लीज कहकर उसे दूर करने लगी। तो निहाल उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, क्यों क्यों दूर हूं मैं तुमसे? तुमने कहा था ना मैं तुम्हारी खामोशी को समझूंगा, तुम मेरे पास रहोगे तो ही ना समझूंगा। तुम मुझसे दूर क्यों हो? आखिर क्यों हो मुझसे दूर तुम? कहकर एक पूंछ फिर से दीवार में उसी के साइड में मारती है, जिससे निष्ठा के मुंह से चीख निकल जाती है। वह काफी ज्यादा डर गई थी और निहाल को गुस्से में देखकर तो वह भी डर से कांप रही थी। निष्ठा को डरता हुए देखकर वो गहरी सांस लेते हुए उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे, अपने माथे को जोड़कर उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम मुझसे दूर क्यों हो? तुम मेरी हो ना, तुम मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ तुम। निष्ठा को काफी ज्यादा डर लग रहा था उसे गुस्से में देखकर, और उसकी हरकतें वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी नेहाल एकदम से उसके चेहरे की ओर झुकने लगता है और पहले उसके माथे को, फिर उसके गाल को, फिर उसके पूरे चेहरे पर धीरे धीरे किस करने लगता है। लेकिन निष्ठा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से निहाल उसे कसकर पकड़ लेता है। लेकिन निष्ठा बार बार उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, जिसे निहाल को गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही उसके होठों के पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा तो निष्ठा अपना हाथ रख देती है, जिससे निहाल का गुस्सा बढ़ जाता है। वह फिर से उसके होठों की तरफ झुकते हुए उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, जिससे निष्ठा उसे धक्का देने लगी। निहाल को गुस्से में होश नहीं था कि वह जबरदस्ती कर रहा है। जिस निष्ठा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो झट से उसे धक्का दे देती, जोरदार थप्पड़ रसीद देती है, जिससे निहाल का चेहरा एक तरफ झुक पड़ता है।
निष्ठा निहाल को देखने लगती है, अपने हाथ को देखते हैं, फिर वहां से जाने लगती है कि निहाल फिर से उसे पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, निष्ठा तुम मुझे मारो पीटो जो भी करो, मेरी जान भी ले लो, लेकिन इसे खामोश मत रहो, कुछ बिना कहीं जाओ मत। तुम कुछ क्यों नहीं कह रही है? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते निष्ठा। ऐसे कैसे? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा निष्ठा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। निष्ठा कसम सानते हुए बोली, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। बार बार एक कहती रही और कहते कहते जब वो थक गई वो रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर निहाल को अपने सीने में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो निष्ठा को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। निष्ठा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निष्ठा बार बार अपना सर झटक रही थी और रो रही थी। उसे देखकर निहाल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एकदम से निष्ठा को छोड़ देता है और 2 कदम पीछे हट जाता है तो निष्ठा अपने आंसू भरी आंखों से देखी हुई बोली। निहाल उसे देखते हुए बोला, ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे पास ना जाऊं, तुम्हारे करीब ना जाऊं? ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगा। तुम कहोगी तो तुम्हें देखूंगा भी नहीं, तुम्हें परेशान मैं नहीं करूंगा। तुम रोना बंद कर दो और चली जाओ यहाँ से। उसके बाद सुनकर निष्ठा एक पल के लिए अपनी जगह जम भी जाती है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था निहाल के हर बातें से। निहाल पीछे पलट जाता है। निष्ठा निहाल को देख रही थी। वह अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लेती है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है तो वह छत से देखती है कि निहाल के हाथों में कांच के ग्लास था जो उसने तोड़ दिया था। जिस निष्ठा अपने आप को नहीं रोक पाती और आगे जाकर निहाल की हाथ को पकड़ते हुए परेशान होते हुए बोले, आपको चोट लगी है? कितना खून बह रहा है? क्या किया आपने? फिर से रोने लगी और उसके हाथों को ही बार बार देख रही थी और फूके जा रही थी। निष्ठा आसपास फास्टेस्ट बॉक्स ढूंढती है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। निहाल उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है कि निष्ठा गुस्से से उसके हाथ को अपने करीब करते हुए देखते हुए बोले, प्लीज अपनी जगह पर बैठिए। निहाल अपने आंसू भर लाल आंखों से बस निष्ठा के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र, डर, परवाह, वह प्यार सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। निष्ठा देखती है उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा चुभा है। वो उसे निकलती है। उसके आंखों में अंशु बहे जा रहे थे। निहाल के मुंह से कांच निकलते वक्त एक भी आवाज नहीं आई, लेकिन निष्ठा की आंखों से उससे 100 गुना बहे जा रहे थे। जैसे दर्द निहाल को नहीं निष्ठा को हो रहा है। निहाल जब ये देखा है तो अपने आंसू भारी आंखों से ही मुस्कुरा देता है। निष्ठा जल्दी से उसके बैंडेज कर देती है और उसके हाथ को ही थामकर उसके हाथों को ही अच्छे से देखने लगती है कि उसके खून में है ना रुका है या नहीं। उसके हाथ को थौमे कुछ देर बैठी थी कि तभी उसे अचानक से निहाल की आवाज आती है, क्या हुआ? तुम्हें तो मुझसे दूर जाना था, मेरे पास क्यों आए? मेरी जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं तो अनजान हूं ना। उसके बात सुनकर निष्ठा को अचानक से सब बातें याद आने लगती है, जिससे वह निहाल के हाथ को चीर देती है और तो सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां से चली जाती है। निहाल उसे देखा है। निहाल की आंखों में फिर से गुस्सा आ जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।